हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। ये हमारा सोशल साइंस का टॉपिक है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। बहुत ठहराव से और बहुत ही विस्तार से बताएंगे कि जो बस्तियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, और परिवहन के कौन कौन से साधन होते हैं, और संचार के कौन कौन से साधन होते हैं, कैसे हम उनको अपनी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसमें किस तरह से उनका इस्तेमाल हम रोज़ करते हैं, ठीक है। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस है। बाकी आप सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, ऐसे, और हिंदी है, हिंदी व्याकरण है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, चाहे वो +1 +2 के हों, चाहे वो BA के हों, चाहे MA के हों, MA सोशोलॉजी में हो, चाहे वो MA उसमें पॉलिटिकल में हो, DLED के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, हर टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको चाहिए, नॉलेज, अगर वर्ड यूज़ करूँ तो ज़्यादा बेटर है, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बस्तियों के बारे में। ज़्यादातर हम जो स्लम एरियाज़ होते हैं उनको बस्तियां वर्ड कह के भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक उसी हिसाब से मीनिंग को सोचना वो एक हमारी गलत चीज़ हो जाएगी। हम उस नज़रिए से उस चीज़ को ना देखें, ठीक है। तो बस्तियों का कर सकते हैं कि बस्तियां वे स्थान है जहाँ बहुत से लोग रहते हैं और उस स्थान पर भोजन, पानी और अन्य संसाधन जो है प्राप्त करते हैं। वे उस स्थान पर अपने घर, खेत और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निर्माण करते हैं। जैसे गांव को भी हम एक बस्ती के रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, खेत खलियान होते हैं, ठीक है, और अपनी जो सुख सुविधा की जो चीज़ें होती हैं वो खुद ही उनको उगा कर ही एक दूसरे से लेकर पूरा कर लेते हैं। फिर आता है कि बस्तियां जो होती हैं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला है स्थायी बस्तियां। ये ऐसी बस्तियां हैं जहां लोग स्थायी रूप से रहते हैं और अपने घर बनाते हैं, और जो वो स्थान है उस पर लंबे समय तक रहते हैं, यानी कि परमानेंट बस्तियों की यहाँ पे बात हो रही है। क्योंकि आपका भी, आप किसी जगह पर रह रहे हैं, आपने अपना घर खुद का प्लॉट लेके बना लिया उसको, तो वो आपका क्या है, परमानेंट घर आपका बन जाता है, ठीक है। तो बस्तियों के प्रकार की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा स्थायी बस्ती, यानी कि हमारी परमानेंट जो बस्तियां होती हैं जहाँ पे परमानेंट ही घर बना के रहते हैं और वहीं पर ही वो रहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे बुजुर्गों का घर है, बुजुर्गों का मतलब वो बहुत टाइम से हम उसी में रह रहे हैं, वो हमारे पुरखों की इस तरह से वर्ड जो है वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है अस्थायी बस्तियाँ, मतलब कि जो परमानेंट नहीं होती हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये ऐसे स्थान होते हैं जहाँ लोग लंबे समय तक नहीं रहते हैं और विशेष रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाते आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्रामीण बस्तियाँ। ये ऐसी बस्तियाँ हैं जिनमें लोग छोटी कॉलोनियों में रहते हैं और मुख्य रूप से कृषि हो गया, या मत्स्य यानी कि मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, इस तरह के वो काम जो है वो करते हैं। उसके बाद है शहरी बस्तियाँ। क्योंकि शहरों की बस्तियाँ देखी होंगी तो इसमें इनकी खासियत ये होती है कि ये ऐसी बस्तियाँ होती हैं जिसमें लोग बड़ी संख्या में शहरों और कस्बों में रहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उत्पाद उनका जो है वो करते हैं, या सर्विसिंग जो है उनकी करते हैं। शहरी बस्ती और ग्रामीण बस्ती में फ़र्क इतना ही है कि ग्रामीण जो लोग होते हैं वो अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं खुद ही ज़्यादातर उगाने की कोशिश करते हैं, या खुद ही वो बनाते हैं। जैसे ठंडा पानी हो तो हम लोग क्या करते हैं, शहरों में फ्रिज खरीद लेते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके के लोग क्या करते हैं, वो अपने घड़े बना लेते हैं मिट्टी से, ठीक है, जो कि हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है फ्रिज की तुलना में, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद है, जैसे ये लिख रखा है ह्यूमन सेटलमेंट, जैसे लिखा है परमानेंट हो गया, टेम्परेरी हो गया, अर्बन है, रूरल है, ठीक है, कॉम्पैक्ट है, सेटल्ड है। तो इस तरह की जो बस्तियां होती हैं इनके कुछ टाइप हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारे नीचे लिखा है परमानेंट, ठीक है। जैसे आप पूरा शहर देख सकते हैं, पूरा बना हुआ बिल्डिंग बनी हुई है, वैसे तो नहीं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो बिल्डिंग को उखाड़ के ले जाएंगे, नहीं हो सकता ना। तो जहाँ पर पूरा कच्चा जो पक्का मकान बन जाता है सीमेंट वगैरह ईंटों से, तो वो क्या परमानेंट मकान हम उसको बना लेते हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तंबू लगे हुए हैं, तो ये क्या है, ये टेम्परेरी उनकी बस्तियां हैं। एक तंबू को उखाड़ा और एक चलते चलते कहीं भी जहाँ रात को रुक गए फिर से तंबू गाड़ लिया, वो भी घर ही होता है उन लोगों का, लेकिन क्या है, वो टेम्परेरी होता है, ठीक है। उसके बाद हम अर्बन और रूरल की बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अर्बन में, शहरी में कितनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं वो आप देख सकते हैं, और ग्रामीण में ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं होती, और मिट्टी के घर ज़्यादातर बनाए जाते हैं। लेकिन समय के साथ ऑफ कोर्स चेंज तो आ चुका है कि अब इतने मिट्टी के घर नहीं मिलते, क्योंकि अब गाँव में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं कि पक्के घर तो अब तो बनाने लगे हैं काफ़ी लोग, ठीक है। तो ये वाला जो डिफरेंस है वो हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, बट ये है कि आप देख सकते हैं कि शहर में किस तरह से आप चीज़ें देख रहे हैं। शहर में आप एक चीज़
फोटो में आप देख सकते हैं कि शहर में वो थोड़ी दूरी पानी और ग्रीनरी नज़र आ रही है, लेकिन ग्रामीण में देखोगे तो हरापन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो हरियाली को ज़्यादा अच्छे से संभाल के रखते हैं। उसके बाद है सघन बस्तियाँ। कॉम्पैक्ट कौन सी होती है? कॉम्पैक्ट मतलब सघन का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे घर होते हैं इनमें, ठीक है। जैसे आप शहरों में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी छोटे छोटे घर बनाए, छोटे छोटे रूम होते हैं, रेंट पे आपको मिलता है, कई बार एक रूम में 10-10 बंदे भी रह रहे होते हैं। तो सघन बस्तियों का मतलब है जिनमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है, छोटे छोटे मकान बने होते हैं। और एक दूसरा है हमारा स्कैटर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कितनी दूर पर जाके घर बनाए हुए हैं, आराम से उनको कुछ गार्डन मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है। तो ये भी कुछ टाइप की बस्तियाँ हो जाती है, ठीक है। तो बस्तियों का जो टॉपिक है वो हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा विस्तार से समझाने की ज़रूरत है। कई बार होता है ना कि हमें एक छोटा सा हिंट चाहिए होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो मैंने आपको दे दिया है ना। उसके बाद हम परिवहन की बात करते हैं। परिवहन का आशय उन साधनों से है जिनके द्वारा मनुष्य या वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाई जाते हैं। क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्ट क्या करता है, हम भी रेलगाड़ी जो हमारे लिए होती है ह्यूमंस के लिए, हम उसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर वस्तुओं की बात करें, कोयला है या ट्रैक्टर वगैरह ले जाए जाते हैं। आपने देखा होगा अभी जो कोरोना के टाइम पे वैक्सीन आई थी, तो वो भी स्पेशल ट्रेन बनाई गई थी जिसपे, क्योंकि एक वस्तु ही है, निर्जीव है ना वो चीज़ वैक्सीन, ठीक है। तो सिंपल से इसलिए यूज़ किया है कि मनुष्य और वस्तुएं इन सभी को एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, ले जाने के लिए यह परिवहन का यूज़ करते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अधिक समय लगता था, क्योंकि पहले इतने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट थे ही नहीं। या तो बैलगाड़ी होती थी, कुछ लोगों के पास बैलगाड़ी भी नहीं होती थी, तो वो रात को 4 बजे चलती थी और अगले दिन जो है वो कहीं जाके अगर किसी के घर जा रहे हैं तो वो रात को 4 बजे चलना शुरू कर देते थे, ताकि थोड़ा ठंडा भी रहता है और वो बिना किसी प्रॉब्लम के चले जाते थे गर्मी के, ठीक है। ओके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वो जो लोग हैं वो पैदल बहुत ज़्यादा चलते थे, और सामान को ढोने के लिए पशुओं का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा करते थे। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का जो है वो विकास भी होता चला गया, ठीक है। उसके बाद हम इसके टाइप की बात करते हैं कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो यहाँ पर पहला जो टाइप है वो है सड़क मार्ग, ठीक है। क्योंकि सड़क जो होती है उस पर हम बहुत सारी चीज़ें चलाते हैं, हम खुद चलते हैं, हमारी जैसे ट्रैक्टर हो गया, साइकिल हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सड़क पे हम चलाते हैं। उसके बाद है रेल मार्ग। ऑफ कोर्स रेल पे तो सिर्फ रेल ही चलेगी। उसके बाद है जल मार्ग। जल मार्ग में छोटे छोटे नाव होती हैं, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, तो उनके थ्रू भी हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। उसके बाद है वायु मार्ग, ठीक है। उसमें हवाई जहाज, जितने भी ऊपर उड़ने वाली चीज़ें बनाई हुई मनुष्य हैं, तो वो सारी जो है वो हमारे वायु मार्ग के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर हम वहाँ से आते जाते रहते हैं ना। उसके बाद अब हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो मैंने आपको 4 टाइप बताए, तो उनको अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है रोडवेज, यानी सड़क मार्ग की हम बात करते हैं। तो कम दूरी, ठीक है, कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। आप फोटो में भी देख सकते हैं, शहरों की सड़कें ज़्यादातर जो हैं वो पक्की होती हैं, गांव की थोड़ी सी कहीं ना कहीं कच्ची सड़कें। आजकल के टाइम पे चलो चेंज तो हो ही चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो मिट्टी वाली सड़कें, जो कच्ची वाली सड़कें होती हैं, वो वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, है ना। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है, क्योंकि मैदानों में लोग चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो घास होती है वो नहीं उगती है, तो कहीं ना कहीं वो एक रास्ता ही बन जाता है। चाहे आप उस पर साइकिल भी लेके जा सकते हैं ना, अगर बड़ी चीज़ नहीं लेके जा सकते तो भी, ठीक है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों में बनी सड़कें हुई, ठीक है, बनी हुई हिमालय पर्वत हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे वो रेगिस्तानी एरिया हो, चाहे वन हमारे जंगल के एरिया हो, चाहे हमारे ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, तो वहाँ पर कच्ची ही सड़कें ज़्यादातर बनाई जाती हैं। पक्की सड़कें आपको बहुत ही कम जो है वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद है भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहा जाता है। कई बार होता है ना कि हमारी अंडरग्राउंड कुछ सड़कें होती हैं, तो उसके बारे में बताया गया है ना। उसके बाद हम बात करते हैं रेलवेज के बारे में, ठीक है, रेल मार्ग के बारे में। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने में काम आता है। क्योंकि रेल मार्ग की बात करें तो इसके मार्ग के थ्रू क्या है, हम एक साथ में बहुत सारा सामान और एक साथ में बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो और भारी से भारी सामान जो होता है या ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान होता है वो भी हम लेके जा सकते हैं। वाष्प के इंजन की खोज एवं
औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। वाष्प का मतलब होता है जो कोयले से चलने वाली जो ट्रेनें होती थी, ठीक है, क्योंकि कोयला जब जलता था तो धुआं निकलता था काफ़ी, ठीक है। तो उस टाइम की ट्रेनें स्टार्टिंग में चलाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके इंजन की जो ट्रेनें हैं वो आने लगी। अब तो इलेक्ट्रिक जो ट्रेनें हैं वो आने लगी हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है इन्होंने इंजन जो कोयले वाली ट्रेन है उनकी जगह को कहीं ना कहीं ले लिया है, ठीक है। जैसे आपने गदर फिल्म में देखा होगा तो वहाँ पर उन्होंने कोयला वाली जो ट्रेन है उनका यूज़ किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर है। उनको तो इंजन वगैरह का ही ज़्यादा उन्होंने देखा है, छोटे छोटे बच्चों की अगर बात करूँ मैं, ठीक है। उसके बाद है सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की तीव्र और तेजी हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। उन्नत प्रौद्योगिक कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, क्योंकि आजकल के टाइम पे तो एक्सप्रेस जो गाड़ियाँ होती हैं नॉर्मल गाड़ियों से बहुत तेज़ चलती हैं, क्योंकि इसका ये होता है कि वो हर एक जो रेलवे स्टेशन होता है उस पर नहीं रुकती हैं, वो एक स्पेसिफिक रेलवे स्टेशन जो होता है वहीं पर रुकती हैं। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल रेल गाड़ियों की बात करती हूँ तो वो ऑलमोस्ट हर रेलवे स्टेशन पर रुकती ही रुकती हैं, ठीक है, क्योंकि सवारी होती है। लेकिन जो एक्सप्रेस वे जैसी कुछ तेज़ गति में चलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ही जाके रुकती हैं, इसलिए वो फास्ट ही पहुँचा देती हैं, ठीक है। उसके बाद हम जल मार्ग की बात करते हैं, वाटरवेज की बात करते हैं। प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था, क्योंकि प्रारंभिक मतलब अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो जलमार्ग जो है उसका बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जाता था, ठीक है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। आजकल के टाइम पे भी कहते हैं कि जैसे जहाज़ों पे हम जाते हैं तो थोड़ा हो जाता है, लेकिन नॉर्मल नावों से आप जाते हैं या जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह की नाव में भी जाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं और आप पहुंच भी जाते हैं आराम से, टाइम से, ठीक है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग, ठीक है। नव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो अंतर्देशीय जलमार्ग क्या होता है, जो छोटी मोटी नावें जो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाती हैं, जो ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं करती हैं। होता है ना, कई बार एक नदी को पार करना होता है तो एक किनारे से दूसरे किनारे पर चले गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये अंतर्देशीय जलमार्ग होते हैं। लेकिन अगर समुद्री मार्ग की बात करते हैं तो ये पूरा समुद्र को क्रॉस करती हैं, ठीक है। या फिर कई बार होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए भी हम उस चीज़ से जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। जैसे एक साइड में लिखा हुआ भी है, समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था, ठीक है। और विश्व के महत्वपूर्ण पतन है जैसे एशिया में सिंगापुर, मुंबई, ये सब ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इस तरह की बंदरगाह जो है वो बनाई हुई हैं, जहाँ से जो जहाज़ वगैरह हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। उसके बाद हम वायु मार्ग की बात करते हैं, ठीक है, एयरवेज, ठीक है। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवर्तन का सबसे तीव्र है। ज़्यादातर तो माना जाता है वो तीव्र वायु मार्ग को ही माना जाता है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक जो होता है कहीं तो इतना नहीं होता, ठीक है। तो और थोड़ा स्पीड में भी चलती हैं चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। और एक जगह से वही चीज़ होगी इसमें भी कि आप हर जगह पे लैंड नहीं करते हैं, ठीक है। आप जहाँ से चढ़े हैं, क्योंकि फ़्लाइट ही जाती है ऐसी है कि चंडीगढ़ से यहाँ तक के लिए जाएगी तो वहीं जाके ही रुकती है, ठीक है। उसके बाद ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन। देखो इन्होंने बोला है कि ये तीव्र है, तेज है, लेकिन महंगा भी है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग हैं जिनके हेलीकॉप्टर में या हवाई जहाज़ में बैठने का सपना जैसा होता है, क्योंकि इसकी टिकट बहुत ज़्यादा महंगी होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि टाइम बहुत अच्छे से कंज्यूम कर लेता है, मतलब टाइम को बहुत बचा लेता है, लेकिन खर्चा ज़्यादा जो है मतलब महंगा बहुत होता है, ठीक है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। हाँ, ये बात चीज़ है कि अगर आसमान में कहीं ज़्यादा ही कोहरा हो जाता है या मौसम ख़राब हो जाता है, तूफ़ान वगैरह चल जाता है, तो ऐसे वाहनों में जो एक्सीडेंट बोल रही हूँ, इंसिडेंट जो होते हैं वो ज़्यादा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह साधनों तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से जहां सड़क एवं जलमार्ग नहीं होते हैं वहां पर वायु मार्ग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर आगामी स्थानों में एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े, क्योंकि आपने देखा होगा सुनामी आ जाती है तो भी ऊपर से लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर ऊपर वायु मार्ग का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप कोई साइकिल नहीं चला सकते हैं पानी में, या आप जहाज़ भी नहीं चला सकते
सकते, क्योंकि पानी का जो एक बहाव होता है बहुत तेज़ होता है, तो आपकी नाव खुद उसमें बह जाएगी, चाहे जहाज क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन वायु मार्ग जो होता है वो उस तरह की चीज़ों में, कपड़े, भोजन जैसे दवाइयाँ हो गई, तो उन चीज़ों को पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प ये मार्ग करता है, ठीक। अब हम करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, यानी संचार के बारे में। और आजकल के टाइम पे आप देखोगे कि जो जनसंचार है उसके बहुत सारे सोर्स हमारे पास आ चुके हैं। पहले तो ये था चिट्ठी भेजनी तो कबूतर के माध्यम से भेजते थे, ठीक है, या फिर कोई मिल गया तो बातचीत कर ली। लेकिन अब तो ये हो चुका है कि दूसरे देश में बैठे हुए बंदे से भी हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आजकल के टाइम कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें इंटरनेट से जो है वो चलती हैं, ठीक है। और अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो चाहे फ़ोन हो, चाहे कितना महंगा क्यों ना, वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब एक सोर्सेज है हमारे पास संचार करने के लिए, बातचीत करने के लिए, लेकिन ये चीज़ क्या है, इंटरनेट पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। अगर इंटरनेट नहीं है तो ये सारी चीज़ें बेकार है, चाहे आपका कंप्यूटर है, चाहे आपका लैपटॉप है, उसमें भी आप नेट चलाते हैं तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से चल पाती है अगर नेट नहीं होता तो, है ना। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया होती है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है, ठीक है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है, क्योंकि जब संचार करते हैं तो एकदम से हमें एक जगह से में कोई घटना हुई है तो एकदम से हमें पता चल जाता है। या तो टीवी, क्योंकि वो भी टीवी हमारा संचार का ही माध्यम है, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। भले हम बातचीत सामने अब नहीं कर सकते, लेकिन सामने वाला हमें इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहा होता है ना। तो क्या है कि हम एकदम से किसी भी चीज़ के बारे में हमारे पास जो जानकारी है वो पहुंच जाती है, ठीक है। और उसके बाद है कि सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है, सैटेलाइट से संचार में तीव्रता, ठीक है। और तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमि जल खनिज, ये सब चीज़ें जो है वो इन्हीं से ही चीज़ें थी, ठीक है। और कई बार जैसे भूकंप आता है या सुनामी आती है तो हमें पहले से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ आपदा आने वाली है, और वहाँ से लोगों को जो है वो हटा लिया जाता है। तो ये भी कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, ठीक है। मतलब एक संचार के माध्यम से ही हम एक जगह से दूसरी जगह पर बता पाते हैं कि आपके इस इलाके में ये चीज़ होने वाली है। तो उन्होंने किसी ने किया तो कॉल किया होगा या मैसेज किया होगा ना, तभी तो वो बता पाए उस चीज़ को, तो वहाँ से लोगों को अलग हटा लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हमारे कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ये हमारा हो चुका है क्लियर, जिसमें हमने परिवहन के जो साधन हैं उनके बारे में बातचीत करी, लास्ट में कम्युनिकेशन के बारे में बात करी, और बस्तियों के बारे में। और बस्तियां जो हैं वो 6 टाइप की मैंने बस्तियां जो है आपको यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जितनी भी समझ इन तीनों टॉपिक के बारे में होनी चाहिए थी वो हमारे यहाँ पर कवर हो चुकी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।